Hello everybody, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। और जैसा कि आप देख पा रहे हो एनसीईआरटी सीरीज अब आपके सामने है। एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है क्राउन सक्सेस पर। और फिलहाल हम कवर करने वाले हैं अपनी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री से शुरुआत करी है, धीरे धीरे हम आगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल शुरुआत करी है हिस्ट्री से, जिसमें हम अभी के लिए एंशिएंट और मेडिवल पे फोकस करेंगे। मॉडर्न के लिए अलग चीज़, अलग से हमने कुछ प्लान किया है, तो मॉडर्न के लिए अलग चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम कवर करने वाले हैं एंशिएंट और मेडिवल। और इन दोनों को कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट सोर्स जो मेरे को लगा, वो लगा तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कवर करनी है। अब एनसीईआरटी जैसे कि जानते हो बेस है, तो वो तो हमको कवर करना है, मतलब इस टाइम पे इम्पोर्टेंट भी है। यूपीएससी भी क्लेम करता है, और आप टॉपर से भी बात करोगे या फिर इंटरव्यू देखोगे तो उसमें भी वो एक चीज़ कहते हैं कि एनसीईआरटी ज़रूर कवर करो। टारगेट आप जैसा कि देख पा रहे हो 2024-25 का टारगेट लेके चल रहे हैं हम। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी, फिर आगे जाके हम एडवांस लेवल पे क्या कहते हैं, आपकी स्टडी कराएँगे एडवांस लेवल की। ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो ये जान लेते हैं कि एनसीईआरटी देखो क्यों ज़रूरी है ना? थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन पोर्शन में हैं अभी हम। तो एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है? देखो, अभी क्या है ना, यूपीएससी का लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। इस बार भी हमने देखा, इस बार तो बहुत सारे बच्चों ने ये क्लेम किया कि भई लेवल कुछ और ही हो रहा है यूपीएससी का, तो उसके लिए सबसे पहले उस लेवल तक पहुँचने के लिए हमको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। तो वही चीज़ है, आपको बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपको एडवांस लेवल में ज़्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं है। है ना? ये तो सिंपल सी बात है। और एनसीईआरटी अ, मतलब मैंने कई जगह से ये सुना है, देखा भी है कि एनसीईआरटी करने वाला ये कन्फ्यूज़न रहता है कि यार उसको एडवांस लेवल की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? लेकिन देखो, एडवांस लेवल पे भी जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपका पीछे का पोर्शन, जैसे बेस जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो हम काम करेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है? तो अभी जो आपके सामने ये तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है, जिसमें कि आपकी एंशिएंट और आपकी मेडिएवल कवर होने वाली है। और मॉडर्न के लिए हम अलग से प्लान करेंगे उसके लिए। फिलहाल अभी एनसीईआरटी एंशिएंट और मॉडर्न करेंगे। तो एंशिएंट और मेडिएवल करेंगे, ठीक है? और अब बात करते हैं हम लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज क्या होने वाली है क्लासेस की। तो देखो, बाइलिंगुअल पढ़ाने वाले हैं। ठीक है? इसमें क्या है कि आप देख पा रहे हो कि ये है तो इंग्लिश में, बट बहुत से हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि हमको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। देखो, इंग्लिश से बच तो सकते नहीं आप, है ना? आपको मेंस में भी लिखना पड़ेगा इंग्लिश का एक, तो उससे आप बच तो सकते नहीं हो, आपको इंग्लिश करनी ही पड़ेगी। बट टेंशन ना लो किसी भी तरह की, इंग्लिश में है, हिंदी में करना हमारा काम है। हम जो बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं, ठीक है? बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ, बाइलिंगुअल में भी आप देखोगे कि हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल दिक्कत ना लें। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, कि आप भी कहोगे कि वाह! मज़ा आ गया भाई देख के, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्या-क्या कवर करने वाले हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा। और आज जो पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में आपको पहले की पॉइंट्स दूँगा कि हाँ, ये पढ़ने वाले हैं हम। और शुरुआत करेंगे एंशिएंट से। एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत से पहले थोड़ा-सा ना एक ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं कुछ, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफिकल टर्म्स अगर आपको समझ में आ जाएँगे ना, कि तो वो आपको जब हम एंशिएंट प्रॉपर पढ़ेंगे, तो उसमें जब मैं आपको रिलेट कराऊँगा ना, तो उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, एकदम रिलेट हो जाएँगी। तो थोड़ा-सा बस मैं क्विक इंट्रोडक्शन दूँगा ज्योग्राफी का, जो कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, जो कि आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो पहला लेसन आपका ज्योग्राफी का ही रहने वाला है, जो आज का लेक्चर है बेसिकली। आधा लेक्चर, 2 लेक्चर निकलेंगे ज्योग्राफी के। तो आज का जो लेक्चर है, वो थोड़ा ज्योग्राफिकल रहने वाला है, तो वो समझना उस चीज़ को, ठीक है? और टेंशन वाली कोई बात नहीं है, टारगेट 2024 में आप ज़रूर बनोगे और ज़रूर बनोगे। ठीक है? तो एनसीईआरटी अभी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 1 में देखो, आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। द स्टोन एज, जिसमें कि सारी एजेस हम कवर करेंगे। उसके बाद वैदिक पीरियड आ जाता है, वैदिक कल्चर जिसमें कि आ जाएँगे। अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, ये सब हम इसमें कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 1 में, ठीक है? आगे यूनिट 2 देख सकते हो आप कि कंडीशन क्या थी 6th सेंचुरी बीसी में इंडिया की। और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, अगर आप
पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो उसमें आपको जैनिज्म बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट के मतलब क्वेश्चन रखे हुए मिलने ही मिलने हैं। और एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर ली तो आप मुझे उम्मीद है कि हाँ आप अच्छे से कर लोगे, उसको एडवांस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों के लिए। कि जैनिज्म बुद्धिज्म में ऐसा कॉन्सेप्ट है, जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि हाँ अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लोगे तो उसमें फिर आपको एडवांस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को, है ना? तो अभी पहला चैप्टर है द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। वो इसलिए मतलब कि भारत भौगोलिक विशेषता और इतिहास पर उनका प्रभाव क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बाकी धीरे धीरे जितनी भी जो भी एंशिएंट हिस्ट्री में इवेंट्स हैं वो सारे हम ये कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा लेसन बनी होने वाला है इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री, मतलब भारत भौगोलिक विशेषताएं और इतिहास पर उनका क्या प्रभाव रहने वाला है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एक सेकंड, हाँ, आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन माउंटेन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री, मतलब कि जो हिमालय पर्वत है उसका हिस्ट्री पर, अपने इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो चीजें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे द गैंगटक प्लेन्स एंड देयर रोल इन हिस्ट्री। गैंगटक प्लेन्स यानी गंगा के मैदान और उनका हमारे भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव रहने वाला है। ये 3 टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। बाकी सदर्न पेनिनसुला एंड इंडियाज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमको ये 3 चीजें कवर करनी है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ में आ गई है, टेंशन मत लो। इंग्लिश को देख के मत घबराओ, इंग्लिश से आप भागोगे नहीं, करना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में है, हिंदी में हम समझाएंगे। ठीक है, प्रॉपर हिंदी में समझा दूंगा, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और बाकी आज का जो सेशन रहने वाला है ये रिकॉर्डेड है, बट मंडे टू फ्राइडे हम लाइव बैठा करेंगे शाम को 5 बजे। टाइम फिक्स है बिल्कुल, 5 बजे लाइव बैठा करेंगे। और सैटरडे में हम सीसेट के लिए प्रिपेयर कर लें, मतलब टीम से बात कर रहा हूँ मैं, अवनेश्वर से बात चल रही है। सीसेट के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ तो हम ज़रूर करेंगे सीसेट के लिए सैटरडे में। ठीक है, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, जो भी कुछ रहेगा। बाकी मंडे टू फ्राइडे लाइव चला करेंगे, 5 बजे पढ़ा करेंगे अपनी हिस्ट्री को और देखते हैं कब तक कवर हो जाएगी, जल्दी कर लेंगे कवर। और क्या कहते हैं, सैटरडे में सी सेट के लिए। ठीक है, तो 5 बजे का रिमाइंडर सेट कर लो फ़ोन में, 5 बजे लाइव आना है और लाइव चैट ऑन रहेगी। जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी वो सब आप वहीं पे हैंड टू हैंड ही पूछना, हम हैंड टू हैंड ही क्लियर करते चलेंगे सब कुछ। पहली बात तो पूछोगे जब डाउट रहेगा, लेकिन फिर भी रहेगा तो ज़रूर बताएँगे उसको। ठीक है, एक-एक लाइन अब लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे और उसको हिंदी में समझते चलेंगे। ठीक है, सब कुछ हिंदी में रहने वाला है, टेंशन मत लो। ये इंग्लिश नाम की है खाली, बाकी समझाने वाले सब हिंदी में ही है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैराग्राफ वाइज रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, इट इज जनरली सेड दैट हिस्ट्री हैज 2 आइज, वन इज क्रोनोलॉजी एंड द अदर इज ज्योग्राफी। ये कहा जाता है हिस्ट्री की 2 आंखें हैं, एक क्रोनोलॉजी और एक ज्योग्राफी। क्रोनोलॉजी बोलो तो कालक्रम, ज्योग्राफी बोलो तो भूगोलिक, है ना? ये चीजें तो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है समझने वाली। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स टाइम द स्पेस आर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द हिस्टोरिकल प्रोसेस। जगह जो है, लैंड हो गए जैसे कि, जगह जो है वो हमारे भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है, वो हम जब ज्योग्राफी बेसिक पढ़ेंगे तब जाके वो चीज समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बट फिलहाल के लिए अभी आप ये देख लो कि स्पेस आर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द हिस्टोरिकल प्रोसेस, मतलब स्पेस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं अपने पूरे हिस्ट्री में। ठीक हो गया? ओके। In particular, a country's geography largely determines its historical event. The history of India is also influenced by its geography. हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास अपनी ज्योग्राफी पर भी डिपेंड करता है। कैसे, वो मैं बताता हूं अभी आगे आपको। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर्स कंट्रीब्यूट टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्ट्री। जो इंडिया के ज्योग्राफिकल भूगोलिक फीचर्स हैं, है ना, वो हमारे भारत के इतिहास पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। कैसे, आगे पता चले। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल यूनिट्स। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत के भूगोल पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। इट मे बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन। ये 3 मेजर रीजन में डिवाइड है। 3 मेजर रीजन बोलो तो 3 जगह पे ये चीजें, मतलब 3 पोर्शन में ये चीजें डिवाइड हैं। पहली हिमालयन माउंटेन्स, दूसरी इंडो गैंगटिक प्लेन्स और तीसरी सदर्न पेनिनसुला। पहली हिमालयन माउंटेन्स हो गई, दूसरी इंडो गैंगटिक प्लेन्स एंड तीसरी सदर्न पेनिनसुला। अभी जो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, हिमालयन माउंटेन्स और इंडो गैंगटिक प्लेन्स पढ़ने वाले हैं। हिमालयन माउंटेन्स तो पता ही है आपको, उसको बताने की जरूरत नहीं है, हिमालय पर्वत है ना। और इंडो गैंगटिक प्लेन्स होगा आपके सिंधु गंगा के मैदान। ठीक है, ओके।
फिलहाल अभी हम बात करते हैं, देयर आर 5 कंट्रीज इन द सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट में 5 कंट्रीज आ जाती हैं। कौन-कौन सी? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। ठीक है? जिसमें कि इंडिया आपका लार्जेस्ट कंट्री है, जिसमें कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक हो गया? ओके। इसके बाद हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या तो आपको पता ही है, इस टाइम अगर हम देखें तो 142 करोड़ के आसपास जनसंख्या होने को जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये तो नॉर्मल सी बेसिक फैक्ट हैं। अब यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अपने फर्स्ट रीजन की, जो कि है हिमालयन माउंटेन। ठीक है? द हिमालयन माउंटेन्स आर सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द पामीर इन द एक्सट्रीम northwest of India. The mighty Himalayan range extends towards north. It has length of nearly 2560 km with an average breadth of 240 to 320 km. Himalayan mountains are situated on the north of India. Himalayan mountain इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है। ठीक है? जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 2560 किलोमीटर तक हिमालयन माउंटेन्स फैला हुआ है, और चौड़ाई की बात करें तो 240 से 320 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई दी गई है ना, एवरेज एवरेज लेंथ है। ठीक है? और द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन, देखो लिखा है यहाँ पे, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन इज नोन एज माउंट एवरेस्ट विद इट्स हाइट बीइंग 8869 मीटर। जो हिमालयन की हाईएस्ट पीक है उसको माउंट एवरेस्ट कहा गया, बोला जाता है, जिसकी हाइट 8859 मीटर है। ठीक है? It acts as a natural wall and protects the country against the cold Arctic winds blowing from Siberia through Central Asia. This keeps the climate of, एक चीज हाँ देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दिस कीप द क्लाइमेट्स ऑफ नदर्न इंडिया फेयरली वार्म थ्रू आउट द ईयर। कहने का मतलब है हिमालयन माउंटेन्स अपने नदर्न इंडिया के क्लाइमेट को गर्म रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कैसे? वो ऐसे कि हिमालयन माउंटेन्स की हाइट और उनकी चौड़ाई की वजह से जो साइबेरियन कोल्ड विंड्स हैं, ठंडी हवाएं हैं, वो हिमालय से टकरा के वापस हो जाती हैं, वो अपने नदर इंडिया में एंटर नहीं कर पाती। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर गर्म रहता है। ये बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डिपेंड करता है। वो हम ज्योग्राफी में जब हम पहुंचेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या चीज है ये। ठीक है? लेकिन फिलहाल अभी एक मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं ना हम तो ज्योग्राफी से हिस्ट्री के लिए। तो मोटे मोटा आइडिया के लिए एक समझ लो कि यहाँ की नदर इंडिया की हवाएं गर्म रहती हैं हिमालय रीजन की वजह से। ठीक है? ओके। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। इट वाज कंसीडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट द हिमालय स्टूड एज अ नेचुरल बैरियर टू प्रोटेक्ट इंडिया अगेंस्ट इन्वेशन। ये कहा गया है कि हिमालय एक दीवार बन के खड़ा है जो बाहरी आक्रमण होते हैं हमारे देश पर उनके लिए। हिमालय एक दीवार बन के खड़ा है, जो बाहर से लोग आके इन्वेशन करते हैं ना, उनके लिए एक दीवार बन के खड़ा है हिमालय। क्यों? क्योंकि वहां से रास्ते नहीं बनते। वो आएंगे कहां से भाई? आने के लिए तो रास्ते चाहिए ना। अब वो आएंगे कहां से? तो इसलिए कहा गया कि हिमालय एक दीवार बन के खड़ा है कि भारत पर आक्रमण नहीं होंगे। लेकिन आप तो सोच रहे हो कि भारत पर आक्रमण फिर भी हुए। वो हुए हैं, वो हम पता करेंगे। वो हम पता करेंगे कि क्यों हुए, कैसे हुए। ऐसा तो यहाँ से भी हुए। यहाँ से देखो, इसमें आगे पैराग्राफ में लिखा भी गया कि बट द पासेस इन द नदर्न वेस्ट माउंटेन सच एज खाइबर, बोलान, कुर्रम एंड गोमल। हिमालय दीवार बन के खड़ा है, सामने खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके क्या कहते हैं रास्ते निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे पहाड़ों में ऐसे रास्ते आ रहे हैं, जैसे कि आपके खाइबर है, बोलान है, कुर्रम है, गोमल है। ये 4 ऐसे जगह हैं, ऐसे माउंटेन्स हैं जो बहुत ही आसान रास्ता प्रोवाइड करते हैं। इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में बहुत ही आसान रास्ता रहता है इनके बीच में। समझ रहे हो? तो ये भी है। अब ऐसा नहीं कि वो दीवार बन के खड़ा है तो भैया वो किसी को आने ही नहीं देगा कि हाँ, मैं तो नहीं आने दूँगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पर्वत ऐसे भी हैं जो रास्ता प्रोवाइड करते हैं आराम से। इसमें एक बहुत ही मेजर रास्ता वो हम देखेंगे नीचे, नीचे लिखा हुआ है, वो मैं बताऊँगा आपको कौन-सा है। जहाँ से एक मेन कैरेक्टर भी आया था, वो बताऊँगा मैं आपको। टेंशन ना लो, मज़ा आएगा पढ़ने में, दिक्कत मतलब कुछ भी। ठीक है? तो ये कुछ ऐसे माउंटेन्स है, खाइबर, बोलान, कुर्रम एंड गोमल प्रोवाइड ईज़ी रूट्स बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया इंडिया के बीच में ये बहुत ही आसान रास्ता प्रोवाइड करते हैं। और ये आसान रास्ता कहाँ को होके निकलते हैं? दीज़ पासेस आर सिचुएटेड इन द हिंदुकुश, सुलाइमान और कीर्थर रेंज। ये 3 रेंजेस हैं। इन रेंजेस के बारे में ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी नाम ध्यान रखो। हिंदुकुश, सुलाइमान और कीर्थर रेंज ऐसी रेंज है जहाँ पर जहाँ से निकल के ये रास्ते आते हैं। ठीक है? अब किस-किसने इन्वेशन किया है, क्या-क्या किया है, ये सब हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखने वाले हैं। ठीक है? अब एंशिएंट हिस्ट्री में इन्वेशन आएगा तो उसका रूट भी पता चलेगा ना। रूट के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है? ओके। इसके बाद क्या है? मैनी पीपल्स केम टू इंडिया थ्रू दीज पासेस एज द इन्वेडर एंड इमिग्रेंट्स द इंडो। बहुत सारे लोग इन रास्तों के जरिए अपने इंडिया में आए, ऊट-पटांग हरकतें की, भौकाल उठाया और चले गए।
ठीक है? कौन-कौन थे वो? इंडो आर्यंस थे, इंडो ग्रीक्स थे, सकास थे, कुशान्स थे, यूनास और तर्क्स, ये सब इसी पासेस के थ्रू, ये जो पासेस थे ना आपके, जो हिंदुक्श सुलाइमान और केसर रेंज से निकल के होके जा रहे थे, इन्हीं पासेस के थ्रू ये एंटर करे, इन्होंने बदतमीजी की और चले गए, ठीक है? इसके बाद स्वेट वैली, जो मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट रूट है, स्वेट वैली एक ऐसा इंपॉर्टेंट रूट है, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया और बहुत ही आसान रूट था अपने इंडिया में एंटर करने के लिए। ठीक है? जहाँ से आपके अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडन, ये लिखा है ना, अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडन केम टू इंडिया थ्रू दिस रूट। द स्वेट वैली इन दिस रीजन फॉर्म्ड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडन केम टू इंडिया थ्रू दिस रूट। अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडन इसमें आया, उसने बदतमीजी काटी और निकल दिया। ठीक है? ये इनका काम रहता था, सिंपल सा। और तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ खास बताने का है नहीं। देयरफॉर दीस पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन हैज़ फैसिलिटेटेड ट्रेड, ऐसा ये तो सब अपने हिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम आते हैं रेंजेस के ऊपर, कि क्या-क्या रेंज रहने वाली हैं। तो देखो, इन द नॉर्थ ऑफ कश्मीर इज़ काराकोरम रेंज। कश्मीर के नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, बहुत ही फेमस, आपने सुनी भी होगी, अगर थोड़ा-सा आपने रिकॉल मतलब पहले चीज़ें पढ़ रखी हैं उसके बारे में। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़ माउंट गॉडविन अस्ट। द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं आ रही है, इंडिया की तो पता ही है आपको, K2 है ना? वर्ल्ड की थर्ड है K2, इंडिया की है सेकंड। इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है K2, लेकिन वर्ल्ड में वो तीसरे नंबर पे आती है। बट इंडिया द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट गॉडविन ऑस्टन, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ कश्मीर, कश्मीर के नॉर्थ में ये माउंट गॉडविन ऑस्टन सिचुएटेड है। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वाली रेंज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है? जब आपकी चॉइसेस बनेंगे ना, तो उसमें पूछ ली जाएगी। दिस पार्ट ऑफ द हिमालयाज़ एज़ इट पासेस आर हाई स्नो, आर हाई एंड स्नो कवर्ड इन द विंटर्स। ये तो पता ही है भाई, हिमालय है, स्नो से कवर्ड रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द काराकोरम हाईवे वाया गिलगिट इज कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया, बट देयर वाज अ लिटिल कम्युनिकेशन थ्रू दिस रूट। गिलगिट से होते हुए एक काराकोरम हाईवे, जब मैं आपको ज्योग्राफी में इंडिया मैप दिखाऊंगा ना, तो इंडिया मैप में ये वाला रास्ता हाईलाइट करके दिखाएंगे कि कौन सा रास्ते की बात हो रही है। एक क्या कहते हैं, काराकोरम हाईवे के नाम से जाना जाता है, जो गिलगिट के थ्रू पास होता है। बट उसमें इतना ज़्यादा कुछ ट्रैवलिंग वगैरह लोग करते नहीं है, इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं होते, तो वो कम्युनिकेशन जो थी उसमें बहुत ही कम थी। इस रूट से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही कम थी। ठीक है? इसके बाद आती है द वैली ऑफ कश्मीर इज़ सराउंडेड बाय हाई माउंटेन। जो कश्मीर की घाटियाँ हैं, वो भी बड़े-बड़े पहाड़ों से सराउंडेड, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, बीच में घाटी आ गई, पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ। ठीक है? वो सब भी हाई माउंटेन से रिलेटेड है। हाउएवर इट कुड बी रीच्ड थ्रू सेवरल पासेस। द कश्मीर वैली रिमेन्स यूनिक फॉर इट्स ट्रेडिशन एंड कल्चर। नेपाल इज़ ऑल्सो अ स्मॉल वैली अंडर द फुट ऑफ द हिमालय के फुट के, मतलब हिमालय के पैर के नीचे कह लो, एक तरह से हिमालय के पैर के नीचे नेपाल भी आ जाता है ना? नेपाल भी एक इम्पोर्टेंट वैली कहा गया है यहाँ पर, कि हिमालय के नीचे एक इम्पोर्टेंट वैली है नेपाल भी। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट में। इन द ईस्ट द हिमालयन एक्सटेंड अप टू असम। अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो हिमालय असम तक फैला हुआ है। हिमालय अपना ईस्ट की तरफ असम तक फैला हुआ है। द इम्पोर्टेंट माउंटेन्स जो हैं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं, देखो लिखा है द इम्पोर्टेंट माउंटेन्स इन दिस रीजन्स आर पाटकोई, नगाई एंड लुसाई रेंजेस। क्या नाम है यार, मतलब अलग ही लेवल के भाई। पाटकोई, नगाई और लुसाई रेंजेस हैं यहाँ पर हिमालयन की, जो असम में, मतलब असम वाले एरिया में, उधर वाले एरिया में। आप यहाँ पे मैप लगाएंगे ना, तब पता चलेगा आपको कौन से एरिया की बात हो रही है। These hills are covered with thick forest due to heavy rains and mostly remain inhospitable। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर बारिश की प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो हरा-भरा तो रहता है, लेकिन मानसून में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ के जितने भी माउंटेन्स हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर फॉरेस्ट हैं, इन सब की। तो द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ डिफिकल्ट टू क्रॉस एंड मेनी पार्ट ऑफ द रीजन हैव रिमेन्ड रिलेटिव आइसोलेशन। तो इतना आइडिया था हिमालयन माउंटेन्स का। क्या-क्या देखा हमने? हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, कौन सी मेजर रेंज होती हैं, कितना इसका एरिया होता है, 25 से 60 किलोमीटर का एरिया होता है इसकी लंबाई में। इतना ज़्यादा वैसे डीप पढ़ने की भी एक मोटा-मोटा आइडिया रख लो फिलहाल तो, इतना ज़्यादा कुछ आप बस एक तो हाइट का ध्यान रखो, ब्रेड्थ ध्यान रखो, क्या इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो ध्यान रखो, बाकी कौन-सा रास्ता, एक स्वेट वैली ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और बाकी ज़्यादा इतना कुछ डीप अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी में पढ़ें। ठीक है? तो ये आपका हिमालयन माउंटेन्स, मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद जो अब हमें पढ़ना है वो है इंडो गैंगटिक प्लेन्स, बोले तो सिंधु गंगा के मैदान। ठीक है? इसमें बात करते हैं हम। इंडो गैंगटिक प्लेन इज इरिगेटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर। इंडो गैंगटिक प्लेन, सिंधु गंगा के मैदान की सिंचाई 3 महत्वपूर्ण नदियों से की जाती है। गंगा, इंदस और
ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ ध्यान रखना पड़ेंगे इसके बारे में हम, ठीक है? ओके। बताया मैंने क्या? क्या बताया मैंने? सिंधु गंगा के मैदानों की जो सिंचाई होती है वो 3 नदियों से की जाती है। पहली गंगा, दूसरी इंडस, तीसरी ब्रह्मपुत्र। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। This vast plain is more fertile and productive because the alluvial soil brought by the stream of the rivers and its tributaries. ये वाले जो प्लेन्स हैं, ये वाले जो प्लेन्स हैं, इसमें क्या है कि ये आपके मतलब जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, मतलब जितना भी इसका जो यूज़ है, वो और लैंड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल बोले तो जलोढ़ मिट्टी, जो यहाँ से इन रिवर से पाई जाती है, इस लैंड को और ज़्यादा प्रोडक्टिव करने के लिए। जलोढ़ मिट्टी इन रिवर से पाई जाती है, बिल्कुल पास में ही लैंड के, तो उससे जो है कि आप इसकी जो फर्टिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है? उसके बाद द इंडस रिवर की अगर हम बात करें तो इंडस रिवर राइजेस बियॉन्ड द हिमालयाज़ एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज़ आर द झेलम, चेनाब, रावी, सतलेज एंड बीज। इंडस रिवर हिमालय के आगे को होके निकलती है, जिसकी मुख्य सहायक जो हैं, वो हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलेज एंड बीज। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। द पंजाब प्लेन्स, पंजाब की बात नहीं हो रही है। तो नाम से कभी समझ जाओ, पंजाब पंजाब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैं बताऊँगा पंजाब प्लेन्स क्या है। पंजाब प्लेन्स आर बेनिफिट बाय द इंडस रिवर सिस्टम। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म पंजाब इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब बोले तो पंजाब का मतलब है द लैंड ऑफ 5 रिवर, 5 नदियों के मैदान को पंजाब यहाँ पे टर्म, पंजाब टर्म दे दी गई है। पंजाब के नाम से उसको नवाज़ दिया गया है कि हाँ भाई अब तो पंजाब कहलाएगा, ठीक है? पंजाब की बात नहीं हो रही है। 5 नदियों के जो लैंड है, मतलब उनका जो एरिया है, उसको पंजाब के नाम से उन्होंने कहा है, ठीक है? Okay, the Thar Desert and the Aravalli Hills are situated in between the Thar Desert and Aravalli Hills are situated in between the Indus and Gangetic Plains. Indus और गैंगटिक प्लेन्स के बीच में थार डेजर्ट और अरावली हिल्स प्रेजेंट है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है? भूलने वाला नहीं है, ध्यान में रखना, हमेशा से ध्यान रखना। थार डेजर्ट और अरावली हिल्स आर सिचुएटेड इन बिटवीन द इंडस एंड गैंगटिक प्लेन्स, ठीक है? हाईएस्ट पॉइंट जो है अरावली हिल्स का, वो कौन सा पॉइंट है? माउंट अबू। माउंट अबू इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स में माउंट अबू हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 5650 फीट है, ठीक है? समझ में आ गया? द गंगास रिवर राइजेस इन द हिमालयाज, फ्लोज साउथ एंड देन टुवर्ड्स द ईस्ट। गंगा की अगर हम बात करें तो हिमालय से निकलती है, देखिए पता है हिमालय से ऊपर से निकलेगी, निकल के नीचे नीचे आके वो इधर क्या कहते हैं साउथ की तरफ पहले जाएगी, फिर वहां से ईस्ट की तरफ को टर्न लेगी। वो सब आपको मैप में पता चलेगा कि कहाँ से गंगा निकलती है, लेकिन फिलहाल के लिए सुनो, हिमालय से निकलेगी, साउथ की तरफ आएगी, हल्का थोड़ा सा साउथ की तरफ आएगी, फिर ईस्ट की तरफ वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? इसके बाद यमुना जो है, यमुना बिल्कुल इसके पैरेलल चलती है। यमुना भी वहीं से हिमालय से निकलेगी और आके नीचे से आके जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखो गंगा यहाँ पे समझाता हूँ मैं, देखो गंगा यहाँ से आ रही है, ठीक है? यहाँ से साउथ की तरफ आएगी और ईस्ट की तरफ चली जाएगी, ठीक है? यमुना नदी जो आएगी वो भी यहाँ से आएगी, लेकिन थोड़ा-सा नीचे को पोर्शन कवर करते हुए ये भी साउथ की तरफ चली जाएगी, ठीक है? बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती हैं गंगा और यमुना, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। तो यही लिखा है, देखो द रिवर यमुना फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द गंगास एंड देन जॉइन्स इट, ठीक है? द एरिया बिटवीन, जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया कहलाया जाएगा इनके रिवर के बीच का, इसको कहलाया जाता है दो, ठीक है? ये आप वैसे ही याद रख सकते हो, कोई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बट द एरिया बिटवीन दीज़ टू रिवर इज़ कॉल्ड दो, ठीक है? इसका मतलब 2 नदियों के बीच का एरिया जो, इसको दो बोलते हैं, ठीक है? इतना कुछ है नहीं। और इसकी जो मुख्य सहायक, गंगा की जो मुख्य सहायक हैं, वो है गोमती, सरायू, घाघरा एंड गंडक। ये कुछ सहायक हैं, है ना? मदद करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ट्रिब्यूटरीज़ बोलो तो सहायक गंगा की, कौन? गोमती, सरायू, घाघरा एंड गंडक। ठीक हो गया? इतनी बात समझ में आ गई इंडो गैंगटिक प्लेन की? ओके, आगे देखते हैं। इन द ईस्ट ऑफ इंडिया द गंगास प्लेन मर्ज इनटू द प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। गंगा के जो प्लेन है, मतलब गंगा जो प्लेन एरिया है, बोले तो लैंड जो है गंगा का, वो ब्रह्मपुत्र के लैंड के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है? कहाँ पर? इंडिया के ईस्ट में। समझ में आ गई इतनी बात? इंडिया के ईस्ट में जो गंगा के प्लेन है, वो ब्रह्मपुत्र के प्लेन के साथ मर्ज हो जाते हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो द रिवर ब्रह्मपुत्र राइजेस बियॉन्ड द हिमालयाज, फ्लोज अक्रॉस तिब्बत एंड देन कंटिन्यूज थ्रू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हिमालय से निकलती है और तिब्बत के उससे फ्लो होके आगे को चली जाती है, ठीक है?
और इसके बाद अगर हम बात करें, द इंडो गैंगटेक प्लेन्स कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ अर्बन सेंट्रल्स, नहीं, द वैदिक कल्चर प्रपोज्ड इन द वेस्टर्न गैंगटेक प्लेन। वेस्टर्न गैंगटेक प्लेन्स में वैदिक कल्चर का ज़िक्र किया गया है। वैदिक कल्चर क्या? वो हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या चीज़ है। इसके बाद आते हैं बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली एंड पाटलिपुत्र आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ गैंगटेक प्लेन्स की कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। गैंगटेक प्लेन्स की कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, कौन सी? बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली एंड पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सन रिवर्स ऑफ गंगा। In the ancient period, Patliputra had remained the capital of the Mauryas, Sangas, Guptas and other kingdoms. ये कुछ साम्राज्य थे, आए थे, आगे चले गए थे मौर्यन, गुप्ता, इनके जो साम्राज्य थे, तो ये अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र को ही बनाते थे। क्यों? क्योंकि अब आगे पता चलेगा आपको, एंशिएंट में सब पढ़ाएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो आप तो अभी जानना चाह रहे हो, एंशिएंट का भी तो इंतजार करो, उसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, मजा आ जाएगा सुनने में भी। ठीक है? एक कहानी की तरह समझेंगे कि ये नहीं कि हाँ फैक्ट है तो फैक्ट याद कर लिया, रट लिया, रटना कुछ नहीं है, खाली समझना है, कहानी की तरह सुन लो, इसके बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इतना जितना मैं करा रहा हूँ ना, इतना कर लो, और कुछ मैं तो कह रहा हूँ मत उठाना। ठीक है? इतना अच्छे से कर, आपको जरूरत खुद ही महसूस नहीं होगी, खुद ही महसूस नहीं होगी, इतना अच्छे से कर लोगे ना तो आगे आपको जरूरत नहीं है। ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ गंगा प्लेन इज दिल्ली। वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करें गंगा गैंगटेक प्लेन्स की, तो वो दिल्ली है। ठीक है? बहुत सारे बैटल जो हैं, जैसे कि आपका कुरुक्षेत्र, टेरन, ये सब दिल्ली के आसपास, जो दिल्ली वाला रीजन है उसके आसपास ही लड़ाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द डिसिसिव बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री सच एज द कुरुक्षेत्र, टेरन एंड पानीपत और फॉट नियर दिल्ली। ठीक है? और अगर हम इसमें बात करें तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट और बाकी और कुछ बचता नहीं है। ऑल्सो दिस प्लेन्स हैड सोर्स ऑफ टेम्पटेशन एंड अट्रैक्शन, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पावर्स फॉट फॉर द पोजेशन, स्पेशली द गंगा यमुना दो proved to be the most coveted and congested area. The river in this region settled down. The importance of river for communication continues till the, ठीक है? देखो, और तो इसमें इंडो गैंगटिक प्लेन्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज आप सुन लो कि हिस्ट्री में, अपने भारत के इतिहास में नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। कैसे? वो ऐसे क्योंकि डेवलपमेंट उस टाइम पे इतना नहीं था। ठीक है? उस टाइम पर रोडें वगैरह इतनी नहीं थी। अब रोडें नहीं थी तो भाई, अब जब ट्रैवल तो करना था ना लोगों वालों को, तो वो नदियों के मतलब नाव नाव में ट्रैवल करते थे, नदियों के थ्रू। जहाँ भी जाना है वो नदियों के थ्रू जाते थे, अपनी नाव बनाते थे, बैठते थे उसमें, अपना मौज लेते थे और चले आते थे। ठीक है? रोडें वगैरह वहाँ थी नहीं, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट था नहीं, तो नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बाकायदा इसमें एक अलग से चैप्टर, अलग से एक थ्योरी है, वो समझेंगे आगे। बट हाँ, ये बात ध्यान रखो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था नदियों का। कब तक? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कंपनी आ गई पर तो आपको पता ही है कितनी बदतमीजियाँ हुई, कितनी अभी पढ़ेंगे हम इसको सब आगे, तो वो सब हम उस टाइम पे देखेंगे। तो फिलहाल हमने जो क्या-क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, हिमालयन माउंटेन्स कवर कर लिया है, इंडो गैंगटेक प्लेन्स कवर लिया, जो 3 रीजन होते हैं ना, पहला रीजन हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा इंडो गैंगटेक प्लेन्स, तीसरा सदर्न पेनिनसुला, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है? तो आज के लिए बेसिकली हमारे ये 3 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब 4th और 5th पॉइंट, ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया आपने, इंडो गैंगटेक प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, सदर्न पेनिनसुला और पढ़ेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आ जाएंगे, जो कि जहां से हिस्ट्री की शुरुआत हुई, जहां से इंसान का जन्म, वहां से हम शुरू करेंगे। टेंशन मतलब, इंसान के जन्म से लेके अभी तक जो चल रहा है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा और समझ में भी आएगा। बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास भी आपको अधिकतर, जितना हिंदी में मैं कर सकता था इसको कर लिया, बाकी इंग्लिश से तो बचना है ही नहीं। इंग्लिश तो करनी ही पड़ेगी, मेंस में भी तो करनी है, तो इंग्लिश तो करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा लेक्चर। बाकी लाइव का देख लो, लाइव बैठा करेंगे 5 बजे। ठीक है? मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे में सीसेट के लिए प्रिपेयर कर लें, और धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें कवर कर देंगे। एनसीईआरटी मैंने बताया, एनसीईआरटी बेस है, पढ़नी तो है, देखो कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना तो है। भाई एग्ज़ाम निकालना है ना 2024 में, जब जो एग्ज़ाम देंगे इस बार, और वैसे ही लेवल बहुत ज़्यादा टफ होता चला जा रहा है ना? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप भी करो, हम भी करेंगे, और भाई हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ। अच्छे से करो तैयारी और ज़रूर निकलेगा, इतना कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी-सी मेहनत माँगते हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क चाहिए, वो हम
सब करेंगे, आप भी करो, हम भी करेंगे और ज़रूर निकालेंगे यूपीएससी, सीएसई। तो चलो फिर मेरे को बताना, रिव्यू ज़रूर देना और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय-बाय। खुश रहो, मौज लो, ऐश करो और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।